आज के क्लास में हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। बोर्ड पर लिखा गया है और बोर्ड पर जो लिखा गया है इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि छोटा सा बोर्ड है, फिर लिखो फिर मिटाओ, इसलिए जो टॉपिक छूट जाएगा उसको हम बुक के सहारा लेकर के हम बताएंगे। और आप सबके पास बुक होगा ये, ठीक है। बस हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, बाकी सब बुक में दिया है, ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम समझेंगे आज के इस टॉपिक में और कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था ये क्या है, किससे रिलेटेड है और इसका दैनिक जीवन में कितना उपयोग है और किसके लिए उपयोगी है, आज हम समझेंगे। आज थोड़ा बेसिक भी बात कर लेंगे और फिर जो बचेगा अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। मतलब समझिए बात को, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था कहने का मतलब यह होता है किसी देश का डेवलपमेंट या किसी देश का विकास। यह बताता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, सही है। हम लोग जानते हैं कि आज से लगभग हमारा देश जो था एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध देश का क्या था, गुलाम था, ठीक है। कितने वर्ष तक था, तो 200 वर्षों तक था। यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले अपना देश क्या था, ब्रिटिश शासन के हाथों में था और उसी के अनुसार से अपना देश चलता था। यहाँ के विधि व्यवस्था, यहाँ के नियम कानून, सारे व्यवस्था जो थे किसके अनुसार चल रहे थे, तो ब्रिटिश शासन के अनुसार चल रहे थे। आप समझ लीजिएगा क्या चीज़ें हैं, किसी भी देश का आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होता है। बात समझिए, पहले हम क्या बोले हैं कि 200 वर्षों तक जिस देश के ऊपर किसी दूसरे देश ने कब्जा किया है, वो देश तो इतना जल्दी विकसित नहीं करेगा, यानी कि वो गर्त में चला जाएगा, उसको विकसित होने में बहुत समय लगेगा, ठीक। तो हम भली बातें जानते हैं, हर एक 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि हम लोग उस समय क्या हुए थे, आज़ाद हुए थे या देश की आज़ादी मिली थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर किसी दूसरे देश का क्या था, शासन था, ठीक। कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन ने किया इंडिया पे, तो 200 वर्षों तक। अब बताइए कि अगर किसी इंसान के ऊपर पूरा शोषण किया जाए, तो बताइए वो 10 रुपये कमाए, अब 20 रुपया उससे टैक्स लिया जाए, तो ऊपर से वो क्या विकसित कर पाएगा। हमारा इंडिया का आर्थिक व्यवस्था ऐसे ही था। आप जानते होंगे कि इंडिया को पहले लोग सोने की चिड़िया कहा करते थे, ऐसे ही नहीं कहा करते थे। सच में हमारा देश सोने की चिड़िया था, बहुत ही समृद्धशाली, और इसके पास इतने ऐसे व्यवस्थाएं थे, यानी कि मसाले की, ये सुंदरबन का जो डेल्टा है वहाँ पर कई प्रकार के उर्वरक चीज़ें थी, खनिज थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे जो यहाँ के उन लोगों के शासन व्यवस्था ने यहाँ से हर चीज़ों को लूट करके और शोषित करके अपने देश लेकर गए। तो जाहिर सी बात है इंडिया अंदर से क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। कोई भी देश क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और उसको वहाँ तक आने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसी तरीक़ा से अपना इंडिया जो था, भारत जो था, 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के हाथों में गुलाम था। इसीलिए यहाँ का आर्थिक स्थिति इतना दयनीय हो गई थी कि लोग कई प्रकार के अकाल झेले, कई प्रकार के ऐसे व्यवस्था आए जो मतलब कि व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। तो इस चीज़ों को देखते हुए कई प्रकार के सरकार बनाए गए, कई प्रकार की व्यवस्था, आज़ादी के बाद के ये नियम कानून बन गए कि हमारे देश को भी डेवलप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत लंबा समय आएगा, ठीक है। लेकिन हम जितना टॉपिक है उसी पर चर्चा करेंगे। ये क्लास 10th के लिए है, आप 12th में जाइएगा तो और थोड़ा विस्तार से पढ़िएगा, ठीक है। तो समझिए, यानी कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था मतलब किसी देश का व्यवस्था कैसी है, वहाँ का शासन व्यवस्था कैसी है, वहाँ का इकोनॉमी कैसी है, किस तरीक़ा से, कितने ऐसे लोग जो हैं उद्योगपति हैं, कितने ऐसे लोग जो हैं जो गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो ये व्यवस्था
वहाँ के हर व्यवस्था बताता है कि वहाँ का आर्थिक स्थिति क्या सही है। जैसे सपोज़ कीजिए, मान के चलते हमारा देश कैसा है, मिश्रितवादी व्यवस्था है, यानी कि हर प्रकार के लोग मिलेंगे, उद्योगपति भी मिलेंगे, गरीब वर्ग के लोग भी मिलेंगे, ठीक है, मध्यम वर्ग के भी लोग मिलेंगे। यानी कि इसीलिए जब इसको बनाया जा रहा था तो उस समय लोगों ने इसको क्या बना दिया, मिश्रितवादी देश बना दिया। क्यों? क्योंकि इसके पास उतने अर्जन करने के मतलब कि पैसे नहीं थे व्यवस्था बनाने के लिए। लेकिन इसके जस्ट अगर देखें, अमेरिका जो है, अमेरिका कैसा देश है, तो पूंजीवादी देश है, क्योंकि उसके पास पूंजी और पैसे की कमी नहीं है। इसलिए हर व्यवस्था वहाँ पर किसके आधार पर होता है, पूंजी पर होता है, यानी कि पैसे पर होते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि भारत सरकार कुछ नियम ऐसे हैं जो लगाए हुए हैं जिस पर भारत सरकार का कमांड होता है, और कुछ नियम व्यवस्था ऐसे है जो उद्योगपतियों के हाथ में होता है, जो उसी के अनुसार से चलता है। लेकिन उस पर भी भारत सरकार का 50% काम होता है। मान लीजिए 10% भारत सरकार का है तो टैक्स दे देता है, अपने अनुसार से वो क्या करता है, यानी कि वो पैसा जो भी है उसका डिमांड अपने हिसाब से लेता है। ठीक है, तो बात समझिए, पूंजीवादी व्यवस्था क्या है और समाजवादी व्यवस्था और ये मिश्रितवादी व्यवस्था, 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। अपने देश में कैसी व्यवस्था है, तो मिश्रितवादी व्यवस्था है। उस चीज़ों को उस टॉपिक पर हम बाद में बात करते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करती है, अर्थशास्त्र कहलाती है। बात समझिएगा क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र मतलब एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन मतलब उतना याद करने की ज़रूरत नहीं, अपनी भाषा में समझिएगा। क्या चीज़ है कि ये सामाजिक विज्ञान का एक क्या है, एक भाग है जिसको हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। इसमें क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। आगे आप पढ़िएगा, कितना उत्पादन के साधन कितने हैं, वो सब किसके अंतर आएंगे, अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आएंगे। अर्थशास्त्र मतलब क्या है कि वस्तु कितना उत्पादन हुआ, कितना उपभोग हुआ, कितना वितरण हुआ, ये सारे चीज़ों को हम अध्ययन करें, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ध्यान से समझिएगा कि कहने का मतलब क्या है कि वस्तु और सेवाओं के उत्पादन। अब कहने का मतलब क्या है, कोई कंपनी है वस्तुओं का बहुत सारे उत्पादन करता है, और कोई ऐसे जैसे कि हॉस्पिटल, बैंक, ऐसे बहुत सारे कॉलेज, स्कूल्स ऐसे जो है बहुत सारे सेवा प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे कंपनी है जो वस्तुओं का उत्पादन करती है। इससे लाभ क्या होता है कि ये लोगों का क्या देता है, रोजगार देता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को अगर हम मिला दें तो सब चीज़ों का एक सम्मिलित रूप बनता है, जैसे वस्तुओं, सेवाओं, उत्पादन, वितरण। अब उत्पादन होंगे तो जाहिर सी बात है उसको बांटा जाएगा, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में वितरण किया जाएगा, तो ये वितरण हो गया। उपभोग का मतलब क्या है कि लोग उसका उपयोग कितना करते हैं, उसका यूज कितना करते हैं, यूटिलाइज कितना करते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। और अर्थशास्त्र का मतलब ही क्या होता है, धन का अध्ययन। सिंपल सी बात समझिए, अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन का अध्ययन। यानी कोई भी आप काम कीजिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो काम करता है या कोई भी काम हो, वो सेवा से हो या उत्पादन से हो या कोई भी चीज़ है, बैंक में काम करें, कहें अलग अलग लोग अलग अलग अपने रुचि के हिसाब से काम करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, यानी कि पैसे के लिए। यानी कि पैसे का उत्पादन एक तरीक़े से देखा जाए, जो जिस क्रिया से आप करते हैं वही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र। और एक शॉर्ट भाषा में बोले, अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि धन का अध्ययन, यानी कि 2 संस्कृत शब्द से मिलकर बना है, अर्थ और शास्त्र, और इसका मतलब होता है धन का अध्ययन। ठीक है, तो आप समझ गए कि अर्थशास्त्र क्या होता है, सामाजिक विज्ञान का ऐसी शाखा जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक, आप समझ गए। अब क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, अर्थशास्त्र का पितामह किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को। इससे पहले एक और है जो वो हो जाएगा प्राचीन भारत का अर्थशास्त्र। उसको ये नहीं पता था कि मतलब कि अर्थशास्त्र जो बुक लिख रहा है आगे चल करके ये विधि व्यवस्था को बताएगा। ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति को दिखाएगा। ठीक है, कहने का मतलब समझिए। इससे पहले एक और था जिसका नाम था कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। उसने भी एक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। वो ऐसा नहीं कि वो अर्थशास्त्र का पिता है, नहीं,
वो केवल नियम कानून को चलाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडम स्मिथ है ये अर्थशास्त्री हैं जो अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में अच्छे ढंग से जानकारी दिए हैं और इन्हीं को प्राथमिक क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं, तो अर्थशास्त्र का पिता जो है कौन है, एडम स्मिथ है। तो समझिए पहले व्यवस्थाओं को किस तरीक़े से, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी काम, कोई भी जीविका करते हैं जो धन के मतलब से हो, ठीक है, या उत्पादन हो, वितरण हो, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगे, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र कहलाएंगे। अब कहने का मतलब क्या है, समझिए हमारा अर्थव्यवस्था और हमारा स्थिति इतना डमडोल कैसे हो गई थी, तो अभी जस्ट हम बताएं कि हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन का अधिकार था कितने वर्षों तक, 200 वर्षों तक, यानी कि हम लोगों को वो लोगों ने क्या किया था, गुलाम बना कर रखा था। गुलाम मतलब उपनिवेश बना कर रखा था, कॉलोनी बना कर रखा था। कॉलोनी कभी कभी पूछता है कि उपनिवेश क्या होता है, तो उपनिवेश बात समझिए, यहाँ पर डेफिनेशन भी लिख दिए हैं। ठीक है, जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसी के समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों को निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश को शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे हमारा भारत देश करीब ब्रिटिश शासन का 200 वर्षों तक क्या था, उपनिवेश रहा है। तो हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि हमारा जो देश था, भारत जो था, किसका उपनिवेश था, ब्रिटिश का था। अब आसान भाषा में समझिए, अगर कोई शक्तिशाली देश, इतना लंबा चौड़ा रटने की ज़रूरत नहीं है, अब समझिए कि अगर कोई समृद्ध और शक्तिशाली देश एक कमज़ोर वर्ग के देश, एक कमज़ोर देश पर अगर वो अपना हक और कब्जा जमा लिया, उस पर शोषण कर रहा है, शासक कर रहा है, तो वो शक्तिशाली देश जो होगा इसका क्या होगा, शासक होगा, कमज़ोर वर्ग का शासक होगा। और कमज़ोर जो देश है उस शक्तिशाली देश का क्या कहलाएगा, उपनिवेश कहलाएगा। सिंपल से बात समझिए कि कहा जाता है कि मतलब कि जो हम किसी को गुलाम बना के रखें, गुलाम का मतलब क्या होता है, उपनिवेश, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। यानी कि एक बड़े से झुंड को हम गुलाम बना कर रख लिए तो वहाँ का मालिक स्वयं हम हुए। यानी कि वो जो नीचे मेरे काम करने वाले होंगे, मेरे अंडर में काम करने वाले होंगे, तो वो सब मेरा क्या होंगे, उपनिवेश होंगे। ये आसान भाषा में, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई शक्तिशाली देश कमज़ोर देश पर कब्जा करके उस पर शासन करता है, तो कमज़ोर देश जो होता है, शक्तिशाली देश का क्या होता है, उपनिवेश होता है। बस ये समझिए, ठीक है। तो उसी तरीक़े से हम लोग भी कमज़ोर थे, इसीलिए हमारे ऊपर ब्रिटिश ने क्या किया, 200 वर्षों तक खूब शोषण किया। यानी कि पहले जो देश जो था, सोने की चिड़िया कही जाने वाली, आज जो देश है वो इसके अंदर ऐसे मतलब बहुत सारे कमियां हैं जो अभी तक दूर नहीं हुआ है। और अपना देश जो है विकसित देशों में ना आकर के किस देशों में गिना जाता है, विकासशील देशों में, यानी कि अभी प्रगति पर है। अब कब तक होगा ये पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पहले से कमज़ोर था और ऊपर से उन लोगों ने क्या किया, शोषित करके इसको और कमज़ोर कर दिया। अर्थव्यवस्था मतलब ये क्या है, देश का एक बैकबोन है जो ये स्थिति बताता है कि वहाँ के देश के स्थिति जो है समृद्धशाली है, किस तरीक़े से लोग रहते हैं, क्या है। अब मान लीजिए कि अमेरिका में आप जाइएगा तो गरीब वर्ग का एक टोली अलग मिलेगा। मतलब वहाँ पर आप लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि गरीब वर्ग लोग रहते हैं या गरीब लोग रहता है। वो लोग रहता भी है तो अपनी एक ऐसी व्यवस्था बना कर रखता है कि बुझाता नहीं है कि वो गरीब है, कि अपना मतलब कि आय अर्जन करने के लिए कई प्रकार की व्यवस्था पर वो लागू करता है। मतलब कई प्रकार के काम करते रहता है, एक छोटा मोटा काम ही करे, लेकिन वो किसी से ऐसे करके मांगता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, वो एक अपना करनामा कर्तव्य दिखा करके क्या करता है, आय अर्जन करता है। वो गरीब में आएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में जिसने प्रवेश कीजिएगा तब कई प्रकार के झुग्गी झोपड़ी, अच्छे तरीक़े से विधि व्यवस्था नहीं होगा, कहीं सड़कें टूटी टूटी मिलेगी। तो ये व्यवस्था बताता है कि इस देश का विकास कितना हुआ है और इस देश में जो आर्थिक स्थिति है किस तरीक़ा से है। यानी कि हम एक हिसाब से सोचें कि अर्थव्यवस्था ही बताता है कि कौन सा देश कितना गरीब है और कौन सा देश कितना अमीर है। सपोज़ कीजिए कि अगर किसी के बटुए में 100 रुपये है और किसी के बटुए में 400 रुपये है, तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो उसके अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा शक्तिशाली और अमीर माना जाएगा। आम भाषा में बात करते वो सही होता है। यानी कहने का मतलब क्या, अर्थव्यवस्था ये बताता है कि किस देश का आर्थिक स्थिति बढ़िया है, समृद्ध है। अब इसी से समझ लीजिए, तो हम लोगों का आर्थिक स्थिति समृद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग शोषित वर्ग हैं। पहले हम लोगों को सोना की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ से बहुत सारे धन लूट कर कहाँ लेकर गया, इंग्लैंड में लेकर गया, और वहाँ से लोग क्या किया,
वहाँ से बेचा, यहाँ से मसाला लेकर गया, यानी कि जो अच्छे प्रकार के अच्छे क्वालिटी के कपड़े थे, अच्छे बहुत सारी चीज़ें थे जो को यहाँ से शोषित करके लेकर गया और इंडिया को क्या कर दिया, खोखला बना दिया। और आज इंडिया धीरे धीरे करके मतलब कि इस स्थिति में आया है, थोड़ा सा डेवलप हुआ है और इसी तरीक़ा से आगे अब पता नहीं कब समय तक ये पूरा विकसित देशों में गिना जाएगा, लेकिन अभी ये विकसित देशों में गिना नहीं जाता है। बस यूँ समझिए, मेन मुद्दा मेरा यह समझाना है कि अर्थव्यवस्था क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है और इसके हिसाब से क्या पहचानते हैं और किस देश का व्यवस्था किस तरीक़ा से देखा जाता है। तो बस एक चीज़ क्या है, अर्थव्यवस्था और उसका आर्थिक स्थिति देखते हैं। अगर हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग मिल जाए, ऐसी व्यवस्था मिल जाए जहाँ पर हर जगहों पर आपको लिफ्टिंग देखने को मिले, ऐसी व्यवस्था जहाँ पर हर जगह सड़कें साफ़ सुथरे, या मतलब कि टेक्नोलॉजी के मामले में हो या किसी विधि व्यवस्था के मामले में अगर वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, तो सिंपल से बात उसका आर्थिक स्थिति सही है, वो चाहे अपना देश हो या कोई दूसरा देश हो। ठीक है, तो अमेरिका आज इतना आगे क्यों है, क्योंकि वहाँ पर आप जाकर देखिएगा तो हर तरीक़ा के विधि व्यवस्था आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उसका पहले से ही आर्थिक स्थिति क्या है, मजबूत है, उस पर भी शासन हुआ था। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, वो पूंजीपति वर्गों में आता है। ठीक है, यानी कि उससे ज़्यादा वहाँ पर व्यवस्था बनाए गए, वहाँ पर अनेक प्रकार के उद्योगपति हैं, यानी कि वो विधि व्यवस्था को अलग तरीक़े से बना कर, हमारे इंडिया में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो चलिए, आपने समझा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, किस देश के लिए कितना मायने रखता है और उससे पहचान कैसे होता है। चलिए अब बात करते हैं कि आर्थिक क्रियाएं, यानी कि आर्थिक क्रियाएं क्यों ज़रूरी है। समझिए बात को, यानी कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे हम अपना आय प्राप्त करते हैं या आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। आर्थिक क्रियाएं मतलब बैंक में काम करना, सरकारी स्कूल में काम करना या किसी ऐसे रोज़गार में काम करना जिससे हमें क्या आता है, आय आता है। ये सारी चीज़ जो होंगे क्या होंगे, आर्थिक क्रियाएं होंगे। अब समझिए बात को, आर्थिक क्रियाएं क्या चीज़ है। अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो उत्पादन केवल वो क्या करता है, वो फैक्ट्री मशीन के द्वारा उत्पादन किया जाता है, लेकिन वहाँ पर जितने वर्कर्स, जितने मजदूर, जितने लोग काम करते हैं, वो मशीन उन लोगों को क्या दिया है, रोज़गार दिया है। ठीक है, तो वो उन लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आर्थिक क्रियाएं हो जाएगी। यानी कि जो व्यक्ति अपने कार्यों में, अपने कार्य से, चाहे छोटा मोटा कार्य हो, किसान हो, अपने खेतों में लगा रहता है अलग अलग चीज़ों में, तो ये सब उन लोगों का क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं मतलब ये समझिए कि एक किसान खेती में काम करके जो उससे आय प्राप्त होता है, यानी कि उसका आर्थिक कार्य, आर्थिक क्रिया मतलब वो नित्य दिन का उसका काम है, उसका आय कहाँ से आता है, तो उसके खेत से आता है। खेत में जो फसल होगा उसको बेचेगा, उससे जो आय प्राप्त होगा वही उसका क्या होगा, आय होगा। और आर्थिक क्रियाएं मतलब कि जो भी हो, भैंस पालन हो, मुर्गी पालन हो, ये हमारे आर्थिक क्रिया हैं। किसान खेती करता है या जो बैंक में काम करता है, अलग अलग काम अपने रुचि के हिसाब से करना, वो क्या कहलाता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। जिससे हमें मेन मुद्दा ये होता है जिससे आय का प्राप्ति हो, आय मिले। ठीक है, सोचिए, आप ही सोचिए कि अगर हम कहीं कुछ करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी चीज़ है, कोई व्यक्ति बाहर गया, फैक्ट्री में काम किया, तो फैक्ट्री में उसका आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगा, काम करना। कहाँ काम कर रहा है, फैक्ट्री में। अब मशीन क्या कि उसको उत्पादित करता है, उससे उत्पादित करके ये लोग व्यवस्थित करता है। तो इसका आर्थिक क्रिया कहने का मतलब यूँ समझिए कि अगर एक गवाला गाय को चराता है, रोज़ चरा करके घर पे लाता है, उस चराने का मेन मुद्दा क्या है, उसका वो आर्थिक क्रिया है, रोज़ का वो काम है। और उसको चराएगा, वो जो उससे जो दूध निकलेगा, दूध को मार्केट में बेचेगा, तो वो दूध है उसके लिए क्या देगा, आय देगा। और अभी जस्ट बताए हैं कि वे सारी क्रियाएं जो आय की प्राप्ति के लिए करते हैं, वो काम जो आय की प्राप्ति के लिए हम करें, वो सारे काम क्या कहलाएंगे, आर्थिक क्रियाएं कहलाएंगे। बस यूँ समझिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अंग्रेज़ों ने एक नीति लगाई थी, कौन सी नीति, फूट डालो शासन करो की नीति। ठीक है, अब फूट डालो शासन करो की नीति ऑब्जेक्टिव में कभी को पूछता है कि फूट डालो शासन करो की नीति किसने लगाई, तो ब्रिटिश ने किसके ऊपर लगाया था, भारत में। मतलब भारत में लोग आया था, फूट डालो शासन करो की नीति क्या है, वो लोग आए और दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाया और फिर उन लोगों को लड़ा करके
दोनों से दूर कराया और फिर उस पर खुद क्या किया, बैठ गया, यानी कि खुद उस पर शासन करने लगा, उसको शोषित करने लगा। और इतना शोषित किया कि भारत का स्थिति क्या हो गई, बहुत डमडोल हो गई, बहुत ख़राब हो गई। जो आज जो इस पैदान पर पहुंचा है, धीरे धीरे करके आने वाले समय में और थोड़ा आगे बढ़ेगा, और कब तक आएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ऐसे कई प्रकार के, अभी इतना तक तो समझ में आया इसका परिचय क्या होता है और किस तरीक़े से होता है। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे कि अलग अलग अर्थशास्त्री आएंगे, अपनी अपनी भाषा में कहेंगे उत्पादन ये होता है, उत्पादन इस तरीक़े से किया जाता है, अर्थव्यवस्था ये होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना सारी चीज़ें हम समझ गए। अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, उसका व्यवस्था करना एवं इसके विकास कैसे हुआ। पहले क्या था, तो पहले अर्थव्यवस्था का मतलब नहीं था, यानी कि अब जैसे ही आज़ाद हुआ तो सारे देश में होड़ लगे कि अपने देश को मजबूत किया जाए अर्थव्यवस्था की तरीक़े से, विकास की तरीक़े से। और इसके इतिहास को हमने समझा कि कब कितना था, अब किस तरीक़े से हो रहा है और कितने समय पर हम लोगों ने काम किया इस पर। ठीक है, तो 200 वर्षों तो क्या था, गुलाम था, और आज हम इस पोजीशन पर पहुँचे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, अर्थशास्त्री के बारे में बताएंगे। ठीक है, चाहते तो बताते लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि लंबा हो, बस खाली इतना परिचय समझिए। आगे समझेंगे कि अर्थशास्त्री उत्पादन क्या होता है, उत्पादन के प्रकार कितने होते हैं, वितरण क्या होता है, ठीक है, उपभोग क्या होता है। ठीक है, तो इस सब के बारे में हम समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, और वो भी समझेंगे अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में हम अगले टॉपिक पर और अगले क्लास में हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।